हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग करने जा रहे हैं डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स अंडर मार्केटिंग। अब आप लोग क्लास 12 से ही 4 P's ऑफ मार्केटिंग पढ़ रहे होंगे। 4 P's ऑफ मार्केटिंग पढ़ रहे होंगे। ग्रेजुएशन में जाके आपने पढ़ा होगा 7 P's ऑफ मार्केटिंग, जिसमें जो 3 P's होते हैं वो सर्विसेज से रिलेट करते हैं। बट ये जो 4 P's या 7 P's आपने पढ़ा है उसमें हमारा एक P आता है विच इज फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन। Now this chapter, this topic is based on that. So डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स एंड डिसीजंस या फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन का जो P है, व्हाट डज एग्जैक्टली इट इंक्लूड? अब डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रोडक्ट्स यानी सामान को प्रोड्यूसर से कस्टमर तक पहुंचाने के लिए दो एस्पेक्ट्स की ज़रूरत होती है, दो काइंड ऑफ एक्टिविटीज़ और दो मेजर डिसीजंस की ज़रूरत होती है। पहला तो होता है लॉजिस्टिक रिलेटेड, मार्केटिंग लॉजिस्टिक रिलेटेड, यानी वो कौन कौन सी एक्टिविटीज़ हैं जिनकी ज़रूरत पड़ेगी माल को कस्टमर तक पहुंचाने में। That's one aspect, which is marketing logistics. And the other is the channels of distribution. किस रूट के थ्रू, किस पाथ के थ्रू, किन मिडिलमैन के थ्रू, किन इंटरमीडियरीज की मदद से हम प्रोड्यूसर से कस्टमर्स तक सामान पहुंचाएंगे. So there are two aspects that we would be focusing here on this chapter. First being the marketing logistics and second being the channels of distribution. तो मार्केटिंग लॉजिस्टिक्स में जो जो एक्टिविटीज परफॉर्म करनी पड़ती हैं ताकि सामान को पहुंचाया जा सके मैन्युफैक्चरर से कस्टमर तक, पहले वो देखते हैं क्या क्या वो एक्टिविटीज होती हैं जिनका लॉजिस्टिक्स में जरूरत पड़ता है। सबसे पहले ऑर्डर प्रोसेसिंग। ऑर्डर प्रोसेसिंग क्या होता है? कस्टमर से ऑर्डर लेना, उसको सही तरीके से रिकॉर्ड करना, उसको आगे पहुंचाना जहाँ पे वो ऑर्डर आगे के स्टेजेस में पास ऑन होगा। वेयर हाउसिंग को ना यूजुअली हम समझते हैं कि स्टोरेज ऑफ द गुड्स, नहीं, इट इज नॉट जस्ट दैट। स्टोरेज ऑफ गुड्स के साथ साथ वेयर हाउसिंग में गुड्स का असॉर्टिंग भी होता है, गुड्स का कंपाइलेशन भी होता है, कई बार कस्टमाइज गुड्स बनाए जाते हैं वेयर हाउसेज में। सो वेयर हाउसेज हैज मोर फंक्शंस टू परफॉर्म रादर देन जस्ट स्टोरिंग ऑफ द गुड्स। इन्वेंट्री कंट्रोल। इन्वेंट्री कंट्रोल, कितना इन्वेंट्री होना चाहिए, किसी भी गुड्स का कितना इन्वेंट्री होना चाहिए, यहाँ पर ये एक डिटर्मिनेशन का स्टेज होता है जहाँ पर डिसीजन लेना होता है। ट्रांसपोर्टेशन, सामान को किस मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट के थ्रू, देयर आर वेरियस मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, रोडवेज, रेलवेज, एयरवेज, वाटरवेज, सो व्हिच मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट शुड बी यूज्ड फॉर ट्रांसपोर्टिंग द गुड्स? That depends upon a lot of factors, the nature of the goods, the cost that the modes of transportation will charge you, and so on and so forth. Information monitoring का मतलब सिर्फ सामान पहुंचा दिया और वहीं पर छोड़ दिया, हमारा काम खत्म, नहीं, नॉट लाइक दैट। इंफॉर्मेशन मॉनिटरिंग में बिजनेसेस को ये इंफॉर्मेशन लेना होता है that where exactly has the goods reached, or is the customer satisfied with the goods, so you need to take their feedback as well. Then what is the status of the stock, what are the information related to various kinds of modes of transport, कौन सा महंगा पड़ रहा है, कौन सा अवेलेबल है, gathering all sort of information that would help a business in their physical distribution of goods. अब ऑब्जेक्टिव क्या होता है मार्केटिंग लॉजिस्टिक्स का? मार्केटिंग लॉजिस्टिक्स का ऑब्जेक्टिव होता है सबसे पहला टू इम्प्रूव कस्टमर सर्विसेज। अब आपने बड़ा कॉमन सा एक सेइंग सुना होगा, कस्टमर इज गॉड, ग्राहक जो है वो भगवान है। So every business actually survives on their customers, and that's why they should be the prime concern for every organization. अब ऐसे केसेस में ये फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन की ही मदद से, या ये जो मार्केटिंग लॉजिस्टिक्स के जो टास्क हैं, इन्हीं की वजह से हम कस्टमर सर्विसेज को इम्प्रूव कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर मेरे पास सही इन्वेंट्री कंट्रोल हो तो मैं राइट टाइम पे कस्टमर को गुड्स जो है वो अवेलेबल करवा सकता हूँ। फॉर इंस्टेंस, मेरी ऑर्डर प्रोसेसिंग अगर करेक्ट हो तो आई वुड बी एबल टू प्रोवाइड एग्जैक्टली द सेम गुड्स दैट द कस्टमर डिजायर्स।
अदरवाइज मान लीजिए मैंने ऑर्डर प्रोसेसिंग में गलत ऑर्डर लिख लिया, स्पेसिफिकेशन सही नहीं डिलीवर किए, in that case the customer would be disappointed and might not prefer to deal with my business or with my product in the future. So customer services को improve करने का एक objective होता है. दूसरा reducing the distribution costs. Reducing the distribution cost क्या होता है कि बहुत सारे गुड्स जो हैं इनकी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट्स और इनकी एमआरपी जितने पे ये हमें मिलती है, एमआरपी या इवन ऑन सर्टेन डिस्काउंट्स, इसमें ना बहुत ह्यूज डिफरेंस होता है. और ये जो ह्यूज डिफरेंस होता है ना, ये पॉपुलरली आता है बिकॉज ऑफ द मैड कॉस्ट्स. ये जनरली आता है बिकॉज ऑफ द मैड कॉस्ट्स. मैड कॉस्ट्स यानी मार्केटिंग, एडवर्टाइजमेंट एंड डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट्स. अब बहुत सारे प्रोडक्ट्स जैसे कि लेट्स से किनले और एक्वाफिना, ये जो मिनरल वाटर बॉटल्स हैं जो हमें 20 रुपीज में मिलते हैं, यू नो इनकी जो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट होती है दैट्स क्लोज टू 1.5 rupees or even less than that. So what accounts for the other remaining 18.5 rupees? Is it the sole profit of the manufacturer? No, it's not just the profit. Profit manufacturer को rather उसमें से बहुत ही कम, let's say 8 to 10% मिलता होगा. The rest of the amount actually relates to the marketing, advertisement and distribution costs. So distribution cost जो होता है ये काफी हद तक इंक्रीज कर देता है प्रोडक्ट के कॉस्ट को. सो ऑर्गेनाइजेशंस का या बिजनेसेस का हमेशा ऑब्जेक्टिव ये होता है कि कैसे हम इन तीनों कॉस्ट्स को एंड डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट को इन पर्टिकुलर रिड्यूस करें. सो हम चीपेस्ट मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट यूज करते हैं, हम इन्वेंट्री कंट्रोल पे बहुत ध्यान देते हैं बिकॉज डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट बढ़ेगा तो एज अ रिजल्ट प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट बढ़ेगा. प्राइस ऑफ अ प्रोडक्ट बढ़ेगा तो एज अ रिजल्ट डिमांड जो है उसकी कम हो जाएगी बिकॉज that might not be under the reach of a lot of customers. अगर डिमांड कम हो जाएगी, कस्टमर्स नहीं खरीद पाएंगे तो मेरी सेल्स कम हो जाएगी. सेल्स कम हो जाएगी तो टर्नओवर कम हो जाएगी. सो यू नो इट प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल कि मेरी डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट जो है मैं उसको रिड्यूस करके चलूं. नेक्स्ट इज जनरेटिंग एडिशनल सेल. हाउ डज मार्केटिंग लॉजिस्टिक्स जनरेट एडिशनल सेल्स? अब कई बार क्या होता है कि अगर आपकी गुड्स जो हैं वो रेडीली अवेलेबल है इन द मार्केट, सो भले ही कस्टमर किसी और ब्रांड का लॉयल कस्टमर हो, वो गया किसी और प्रोडक्ट को लेने हो, बट सिंस दैट प्रोडक्ट इज नॉट अवेलेबल बिकॉज ऑफ बैड लॉजिस्टिक्स and your product is readily available, the customers will switch to your product. So you know being readily available in the market increases your sale. So to generate additional sale is also one of the objectives of marketing logistics. Then creating time and place utilities. Product जो है वो बन रहा होता है कहीं और बिक रहा होता है कहीं और. अब जैसे आप मोस्टली अपने कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स के पीछे देखेंगे तो यू वुड सी दैट इट वाज मैन्युफैक्चर्ड मोस्टली एट उत्तराखंड और मे बी यू नो समवेयर इन द हिल्स, हिमालयाज में. सो हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, रुड़की, ऐसी हरिद्वार, ऐसी जगह पे यूजुअली उनका मैन्युफैक्चरिंग होता है. बट वेयर आर दोज प्रोडक्ट्स यूज्ड? एवरीवेयर इन इंडिया, एवरीवेयर एल्स. सो बनता कहीं और है और बिकता बहुत सारी जगह और है. So it is only with the help of marketing logistics, it is only with the help of warehousing, transportation, inventory control that those goods are made available to those customers which are distributed or which are scattered all over. So ये टाइम और प्लेस यूटिलिटी क्रिएट करता है. टाइम यूटिलिटी मतलब सही समय पर, सही जगह पर, सही कस्टमर्स के हाथ में, सही प्राइस पे उस प्रोडक्ट को अवेलेबल कराना. स्टेबलाइजिंग ऑफ प्राइस. स्टेबलाइजिंग ऑफ प्राइस कैसे होता है मार्केटिंग लॉजिस्टिक्स से? बहुत सारे गुड्स होते हैं जो कि सीजनली प्रोड्यूस्ड होते हैं, जो थ्रू आउट द ईयर जिनका कंसिस्टेंट प्रोडक्शन नहीं चल रहा होता है. ऐसे केसेस में क्या होगा कि अगर उनकी वेयर हाउसिंग करेक्ट नहीं होगी, अगर उसके इन्वेंट्री पे कंट्रोल नहीं रखा जाएगा, तो वो जो गुड्स हैं वो ड्यूरिंग द प्रोडक्शन सीजन वुड बी अवेलेबल इन द मार्केट एट वेरी लो प्राइसेस एंड ऑफ द सीजन उनकी जो प्राइसेस होगी बहुत कॉस्टली हो जाएगी. सो ताकि स्टेबल प्राइसेस थ्रू आउट द ईयर, वेदर इट इज ऑफ द सीजन और ऑन द सीजन और in the season, stable price पे products available हो, इसलिए उनकी वेयर हाउसिंग और इन्वेंट्री कंट्रोल जो है करेक्ट होनी चाहिए.
अब यही जो टास्क इन मार्केटिंग लॉजिस्टिक्स हैं, इनको हम थोड़ा डिटेल में करते हैं कि ये होता क्या क्या है। सबसे पहले ऑर्डर प्रोसेसिंग। वाइल एक्सप्लेनिंग द टास्क, मैंने आपको थोड़ा बहुत ब्रीफली ऑल दो सबके बारे में बता दिया था। ऑर्डर प्रोसेसिंग यानी रिसीव करो कस्टमर से ऑर्डर को, उसको सही तरीके से रिकॉर्ड करना। कई बार हम जैसे प्रिंटर चाहिए कस्टमर को, अब जब प्रिंटर चाहिए तो प्रिंटर के बहुत सारे मॉडल्स आते हैं, बहुत सारे स्पेसिफिकेशंस आते हैं। यू नो, one digit mistake in writing the model number and completely the wrong order would be delivered to the customer. So उसको सही तरीके से रिकॉर्ड करना भी बहुत ज़रूरी है। फिलिंग द ऑर्डर, उस ऑर्डर को तैयार करना और फाइनली उसको असेंबल करके कस्टमर तक पहुंचाना। Warehousing. Warehousing is not only storage of the goods, but it is also about assembling the goods. It is also about assorting the goods, or let's say customizing the products. So warehousing जो है उसमें बहुत सारी एक्टिविटीज होती हैं। warehousing के लिए क्या इंपॉर्टेंट डिसीजन एरियाज होते हैं जिसमें एक ऑर्गेनाइजेशन को डील करना पड़ता है। सबसे पहले तो उनको ये देखना चाहिए कि उनको कितने सारे वेयर हाउसेस की जरूरत पड़ेगी। वो जो वेयर हाउसेस है वो कहाँ कहाँ लोकेटेड होने चाहिए। यूजुअली वेयर हाउसेस जो है वो सेंट्रली लोकेटेड होते हैं, ताकि वहां से सारे जिन जिन जोग्राफिकल लोकेशंस में प्रोडक्ट को जाना है उन जगह पर वो जा सके। और पैटर्न ऑफ द ओनरशिप क्या होना चाहिए। पैटर्न ऑफ द ओनरशिप आपने पढ़ रखा होगा पहले कि वेयर हाउसेस जो होते हैं वो 3 टाइप के होते हैं, पब्लिक वेयर हाउसेस, प्राइवेट वेयर हाउसेस एंड कॉन्ट्रैक्ट वेयर हाउसेस। सो मैं किस टाइप का वेयर हाउसेस लूँ। फैक्टर्स अफेक्टिंग द लोकेशन ऑफ द वेयर हाउसेस, मैंने अभी आपको बताया कि सेंट्रली लोकेटेड होना चाहिए, जहाँ पर लेबर भी मिल जाए, जहाँ से मार्केट भी क्लोज हो। वेयर हाउस मेरा ऐसा होना चाहिए जो कि उस प्रोडक्ट टाइप के लिए सूटेबल हो, उस लोकेशन में वो प्रोडक्ट टाइप के लिए सूटेबल हो। ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट वहाँ से मिनिमम लगे। अब मैं वेयर हाउसेस अगर पहाड़ों में बनाने लग गई तो मेरा ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, अगर उस गुड्स के जो कस्टमर्स हैं वो स्कैटर्ड हैं ऑल ओवर इंडिया, बहुत ज़्यादा आ जाएगा। टैक्सेस कितने देने पड़ते हैं उस लोकेशन में, सेंस स्टेट टैक्सेस होते हैं। क्या उसका जोग्राफिकल लोकेशन होना चाहिए और कितना वहाँ पे कंपटीशन है। अब नेक्स्ट देखते हैं कि वेयर हाउसेस के क्लासिफिकेशन किस किस टाइप के होते हैं। जनरल मर्चेंडाइज वेयर हाउसेस वो होते हैं जो वाइड वैरायटी ऑफ गुड्स को स्टोर कर सकते हैं। स्पेशलिटी वेयर हाउसेस, ये वेयर हाउसेस होते हैं जहाँ पर ना एक पर्टिकुलर काइंड ऑफ गुड स्टोर होते हैं। फॉर इंस्टेंस लेट्स से हार्डवेयर स्टोर हो रहा है, या फिर यहाँ पर सिर्फ ग्रेन्स, फूड ग्रेन स्टोर हो रहे हैं। रेफ्रिजरेटेड वेयर हाउसेस, कोल्ड स्टोरेज के बारे में आप सबने सुन रखा होगा, जहाँ पर एग्रीकल्चर प्रोड्यूस फ्रूट्स या वेजिटेबल्स जो होते हैं उनको स्टोर किया जाता है। तो रेफ्रिजरेटेड वेयर हाउसेस होता है नथिंग बट कोल्ड स्टोरेज हाउसेस। कोल्ड स्टोरेज हाउसेस जहाँ का टेम्परेचर जो है वो रेगुलेट करके जो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस होते हैं उनका लाइफ इंक्रीज करके अच्छे से स्टोर किया जाता है। बॉन्डेड वेयर हाउसेस ना वैसे वेयर हाउसेस होते हैं जिनका ना रिस्क इंश्योर्ड होता है, रिस्क इंश्योर्ड होता है, और ये यूजुअली इनको टैक्सेस पे करने पड़ते हैं, इसके लिए अलग से एक लाइसेंस लेना पड़ता है। यूजुअली बॉन्डेड वेयर हाउसेस ना लिकर के लिए होते हैं। बल्क स्टोरेज वेयर हाउस, बल्क स्टोरेज वेयर हाउस में यूजुअली पेट्रोलियम, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस और कुछ केमिकल्स, ऐसी चीजें स्टोर की जाती हैं। नेक्स्ट एक्टिविटी हम देखते हैं, नेक्स्ट टास्क देखते हैं, इन्वेंट्री कंट्रोल। अब इन्वेंट्री कंट्रोल जितना बनता है उतना रखते जाए ना, इन्वेंट्री कंट्रोल को पढ़ने की क्या जरूरत है, ऐसा है नहीं। इन्वेंट्री कंट्रोल जो है, कितना इन्वेंट्री, कितना प्रोडक्शन करके मुझे स्टोर करना चाहिए, कितना प्रोडक्शन करके मुझे उसका स्टॉक करना चाहिए, दैट्स अ मेजर डिसीजन टू बी टेकन बाय द ऑर्गेनाइजेशन। बिकॉज इन्वेंट्री जो है ना तो उसकी अंडर स्टॉकिंग होनी चाहिए, ना तो उसकी ओवर स्टॉकिंग होना चाहिए। ना बहुत ज़्यादा इन्वेंट्री रखें हम और ना ही बहुत कम इन्वेंट्री रखें हम। बहुत कम इसलिए नहीं रखना चाहिए क्योंकि फिर प्राइस स्टेबलाइजेशन नहीं हो पाएगा, वन। सेकेंडली विल बी लूजिंग ऑन अ लॉट ऑफ कस्टमर्स बिकॉज मेरे इन्वेंट्री अवेलेबल नहीं है, और उनको प्रोड्यूस करने में, रॉ मटेरियल सप्लायर से लेने में, लेबर को बुला के प्रोडक्शन करके कस्टमर तक पहुंचाने में जो टाइम गैप होगा ना, इतने में कस्टमर मेरे प्रोडक्ट के लिए वेट नहीं करेगा, मेरे किसी कॉम्पिटिटर प्रोडक्ट पे स्विच कर जाएगा।
इसलिए इन्वेंट्री की अंडर स्टॉकिंग तो कभी भी नहीं होनी चाहिए, बिकॉज इट रिजल्ट्स इन losing your customers, which is a very very heavy cost for the organizations to bear. Overstocking, इन्वेंट्रीज की ओवरस्टॉकिंग भी नहीं होनी चाहिए। क्यों नहीं होनी चाहिए? बिकॉज स्टॉकिंग में बहुत सारा इन्वेंट्री जो है एक तो वो खराब हो जाता है, तो उसकी कॉस्ट जो होती है वो मेंटेनेंस कॉस्ट जो होती है, हैंडलिंग कॉस्ट जो होती है वो काफ़ी इंक्रीज कर जाती है, जो रिस्क होता है वो बहुत ज़्यादा होता है। और ओवरस्टॉकिंग का एक मेजर डीमेरिट ये है कि अगर मैंने बहुत सारा माल ना स्टॉक करके रखा हुआ है जो बिक नहीं रहा है बल्कि स्टोर्ड है मेरे पास, तो उसमें ना मेरा बहुत सारा पैसा फंसा हुआ है, राइट। अगर वो पैसा मैंने स्टॉक में नहीं फंसाया होता तो वो पैसा मैंने मार्केट में कहीं पे लगाया होता एंड आई वुड हैव वांट सम रेट ऑफ रिटर्न ऑन इट, इंटरेस्ट ऑन इट। सो इसलिए इन्वेंट्री में ना पैसा फंसा के रखे रहना इज ऑल्सो अ लॉस टू द ऑर्गेनाइजेशंस, राइट, बिकॉज यू आपने अपना बहुत सारा फाइनेंस जो है वो स्टक अप करवा रखा है इन्वेंट्री में, और वो फाइनेंस जो है हैड यू यूटिलाइज्ड इट समवेयर एल्स इन द मार्केट तो आपको अच्छा खासा रिटर्न मिल सकता था उसके ऊपर। सो इसके लिए इन्वेंट्री कंट्रोल में ना एक बैलेंस, इन्वेंट्री का एक बैलेंस स्ट्राइक आउट करना जरूरी है कि कितना मिनिमम होना, कितना मेरा आइडियल इन्वेंट्री होना चाहिए। ये पता कैसे चलेगा? ये पता चलता है ऑन द बेसिस ऑफ पास्ट ट्रेंड्स ऑफ द मार्केट। डिमांड आप देखो कितना रहा है आपके प्रोडक्ट का, लीड टाइम कितना है, कितना सप्लायर आपका सप्लायर जो है वो रॉ मटेरियल पहुंचाने में कितना टाइम लेता है, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट गुड्स को प्रोड्यूस करने में कितना टाइम लेती है। विद ऑल दोज फैक्टर्स, आफ्टर स्टडीइंग ऑल दोज फैक्टर्स, टू सम एक्सटेंट एन एस्टिमेट, a very close estimate or correct estimate can be figured out कि ideal inventory कितना maintain करना चाहिए organizations को। अच्छा, इसी में ना एक बड़ा modern concept भी आया हुआ है which is that of just in time inventory। just in time inventory और JIT inventory। JIT inventory क्या होता है? जहाँ पे आप अपना information monitoring इतना strong रखिए कि आपको exactly पता चल जाए कि आपका डिमांड कब बढ़ रहा है, कब घट रहा है आपके प्रोडक्ट्स का, आपका जो स्टॉक है वो कितना बढ़ रहा है, घट रहा है। एंड सिमिलरली आप अपने प्रोडक्शन को मॉनिटर कर लीजिए और इन्वेंट्री अकॉर्डिंगली रखिए। नेक्स्ट टास्क टू बी स्टडीड इज दैट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। there are various modes of transportation, उनमें से कौन सा ऑर्गेनाइजेशन को यूज करना चाहिए अपने गुड्स को फैक्ट्री से कंज्यूमर्स तक पहुंचाने के लिए, ये डिपेंड करता है ऑन अ लॉट ऑफ फैक्टर्स लाइक द नेचर ऑफ द गुड्स। अगर वो पेरिशेबल गुड्स हैं, खराब हो जाने वाले गुड्स हैं, तो मैं उनको रोड से या रेल से नहीं पहुंचा के बाय एयर पहुंचा सकता हूँ। बहुत कॉस्टली गुड्स हैं तो मैं उनको बाय एयर पहुंचा सकता हूँ क्योंकि ज़्यादा सेफली और ज़्यादा क्विकली पहुंच जाएगा। Whereas बहुत बल्कि गुड्स है, भारी गुड्स है, तो आई कैन नॉट यूज एयरवेज, आई हैव टू रिजॉर्ट टू रोड और रेल और वाटरवेज। So similarly, on a lot of then the cost that you can bear, the cost that an organization can bear, उस पर भी डिपेंड करता है कि कौन सा मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन यूज करना चाहिए। सो कितने मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है? सबसे पहले रोड ट्रांसपोर्टेशन। रोड ट्रांसपोर्टेशन में किस किस टाइप के कैरियर्स होते हैं? कॉमन कैरियर्स होते हैं, कॉन्ट्रैक्ट कैरियर्स और प्राइवेट कैरियर्स होते हैं। ये किस टाइप के कैरियर्स होते हैं? कॉमन कैरियर्स जो प्राइवेट प्लेयर्स प्ले कर रहे होते हैं अपना ट्रक लेकर रोल, और वो किसी का भी सामान ले लेते हैं, आप उनको पैसे दे दीजिए, यू फुलफिल देयर कॉस्ट रिक्वायरमेंट एंड दे विल ट्रांसपोर्ट योर गुड्स। वो होते हैं कॉमन कैरियर्स। कॉन्ट्रैक्ट कैरियर्स ये ऐसे कुछ ट्रक ओनर कंपनीज होते हैं जो कि एक अग्रीमेंट साइन कर लेते हैं विद सर्टेन कस्टमर और सर्टेन ऑर्गेनाइजेशन और सर्टेन फर्म्स, और ये फॉर दैट पीरियड ऑफ टाइम जितने के लिए इन्होंने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है, अग्रीमेंट साइन किया है, they deliver only their products. They do not deal with independent customers or clients then. Private carriers, जिन organizations का या जिन production houses का बहुत सारा production होना है, वो अपने खुद के भी कैरियर्स एम्प्लॉय करके रखते हैं, खुद ही ट्रक खरीद लिया और खुद ही अपना डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं। तो ऐसे केसेस में प्राइवेट कैरियर्स जो होते हैं वो अपना खुद का माल जो है वही ट्रांसपोर्ट करते हैं।
कई बारी प्राइवेट कैरियर्स अगर खाली हैं, अभी ऑफ सीजन चल रहा है, तो दे ऑल्सो टेक इंडिपेंडेंट क्लाइंट्स। ये बड़ी बड़ी कंपनीज होती हैं बच्चों, जो कि खुद का ट्रक खरीद के उसको खुद से ट्रांसपोर्ट करना अफोर्ड कर सकती है। नॉट एवरीवन कैन इंडल्ज इनटू प्राइवेट कैरियरिंग। रेल ट्रांसपोर्ट, जब सामान हम प्रोड्यूसर से कस्टमर तक रेलवेज के थ्रू पहुंचा रहे हों। अब रेल ट्रांसपोर्ट में कितने टाइप के कैटेगरीज होते हैं। पहले तो यूनिटाइज्ड ट्रेन। यूनिटाइज्ड ट्रेन, एज यू कैन सी इन द पिक्चर, यूनिटाइज्ड ट्रेन जो होता है ना, बहुत लंबा होता है। इसमें करीब 100 बोगीज होते हैं, और ये देखिए जैसे आपको ऊपर से ये ओपन दिख रहा होगा। यूनिटाइज्ड ट्रेन जो है ये यूजुअली होता है फॉर कैरिंग कोल और आयरन ओर और मिनरल्स, इनको कैरी करने के लिए, मिनरल ओर्स को कैरी करने के लिए यूनिटाइज्ड ट्रेन यूज किया जाता है। पिगी बैक सर्विस, पिगी बैक सर्विस आप देख रहे हो, एक प्लेटफॉर्म पे ट्रक्स को लोड करके उसके ऊपर सामान लोड करके पहुंचाया जाता है, ताकि जिस जिस डेस्टिनेशन पे सामान उतारना है वहाँ उनके नीड्स के अकॉर्डिंग 3-4 ट्रक अनलोड हो गए, 5-6 ट्रक अनलोड हो गए। सिमिलरली कंटेनराइजेशन, एक प्लेटफॉर्म पे कंटेनर्स डब्बे डब्बे में सामान डाल के और फिर उनको प्रॉपरली प्लेस करके लेके जाया जाता है। एयर ट्रांसपोर्टेशन, एयर ट्रांसपोर्टेशन इज यूजफुल for costly items, for light weighted items, for perishable items, but ना airways are the most costlier form of transportation. So यहाँ पर ना आपको एक बार cost के साथ कंपेयर करना पड़ता है अपने नीड को, अपने फाइनेंसेस को, अपने गुड्स के पर्टिकुलर्स को। अच्छा, as you can see in the picture, air transport has been used for, is now quite frequently used for carrying metros also. So आपके दिल्ली में भी इनफैक्ट जो नोएडा में जब एक्सटेंशन हुआ था, और ये जो करंटली 1 साल पहले जो शुरू किया गया है नोएडा एक्सटेंशन के लिए मेट्रो सर्विसेज, सो ये वाली मेट्रो भी जो आई थी ये भी थ्रू एयर आई थी। सो यू कैन सी कि मेट्रोस भी आती हैं। वाटर ट्रांसपोर्टेशन, वाटर ट्रांसपोर्टेशन इज यूज्ड मोस्टली इन केस ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड, क्योंकि इंटरनेशनल ट्रेड में अगर आपको जो सामान है वो सिर्फ नेशनल बाउंड्रीज के अंदर नहीं, इंटरनेशनली भी भेजना है, तो उसमें आपको वाटरवेज की मदद लेनी ही लेनी पड़ती है, क्योंकि रोडवेज और रेलवेज के अपने लिमिटेशंस हैं और एयरवेज बहुत कॉस्टली है। तो देन यू रिजॉर्ट टू वाटरवेज, बट दैट डज नॉट मीन कि वाटरवेज जो है वो सिर्फ इंटरनेशनल ट्रेड में ही यूज होता है, नेशनल में नहीं होता। नेशनल ट्रेड में भी यूज होता है। इंडिया में जितने भी पोर्ट्स हैं, जैसे कि हजीरा इन गुजरात, वाइजैग इन विशाखापट्टनम, ये सारे पोर्ट्स जो हैं ये आपस में भी इन पोर्ट्स के थ्रू जो भी बल्कि आइटम्स होते हैं, जैसे कोल हो गया, आयरन ओर हो गया, ये सारी चीज़ें ट्रांसपोर्ट की जाती हैं। वाटर ट्रांसपोर्टेशन स्लो होता है एज अ मीडियम ऑफ ट्रांसपोर्ट, बट इट इज़ वेरी रीजनेबल कंसिडरिंग द अमाउंट ऑफ गुड्स दैट इट कैन कैरी। पर यूनिट कॉस्ट जो है वो बहुत कम हो जाता है, वन। Secondly, its biggest advantage is that of its reach, and thirdly, the fact that it can carry all bulky items. So that's what's water transportation. Pipeline transportation, pipeline transportation use किया जाता है for petroleum, LPG, gases और other chemicals के लिए pipeline transportation use किया जाता है। Finally, the fifth task of marketing logistics, which is information monitoring. Information monitoring क्या होता है? Under information monitoring, जो organizations होती हैं उन्होंने सामान के ऑर्डर को प्रोसेस करके पहुंचा भी दिया, स्टोर भी कर लिया, वेयर हाउसिंग में इन्वेंट्री को भी कंट्रोल कर लिया, ट्रांसपोर्ट भी करा दिया, तो दैट्स नॉट एनफ। द फिफ्थ स्टेज, इंफॉर्मेशन कंट्रोलिंग, इज द स्टेज जहाँ पर ये कस्टमर से फीडबैक लेते हैं, ये मॉनिटर करते हैं कि जो सामान निकला है वो सही टाइम पे पहुंचा है कि नहीं पहुंचा है, ये मॉनिटर करते हैं कि कितना स्टॉक अवेलेबल है और कितने स्टॉक की ज़रूरत पड़ेगी, ये इंफॉर्मेशन गैदर करते हैं फ्रॉम द मार्केट कि डिमांड कितना फ्लक्चुएट कर रहा है
और मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन जो हैं उसमें क्या क्या चेंजेस आ रही हैं. So all those informations are gathered and monitored and analyzed, which can have an impact in the marketing logistics. So these are the 5 tasks of marketing logistics. और इसके बाद हम करेंगे चैनल्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, जहाँ पर हम इंटरमीडियरीज और मिडलमैन को स्टडी करेंगे. सो चैनल्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन में मैं आपको एक ओवरव्यू दे देती हूँ, बट इन डिटेल विल बी कैरिंग इट आउट इन द नेक्स्ट क्लास. चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन में हम पढ़ते क्या क्या हैं, कितने टाइप के इंटरमीडियरीज होते हैं. उससे पहले इनफैक्ट हम पढ़ेंगे लेवल ऑफ चैनल्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन कितने होते हैं. कई बारी प्रोड्यूसर्स जो हैं वो डायरेक्टली कस्टमर्स को बेच देते हैं, कई बारी दे प्रेफर टू गो थ्रू इंटरमीडियरीज. जब इंटरमीडियरीज में जाते हैं तो कितने इंटरमीडियरीज को इन्वॉल्व करते हैं. सो 1 लेवल, 2 लेवल, 3 लेवल चैनल पढ़ेंगे हम. उसके बाद हम टाइप्स ऑफ इंटरमीडियरीज करेंगे और मिडलमैन करेंगे, जिसमें हम फंक्शनल एंड मर्चेंट मिडलमैन करेंगे, उनके टाइप्स करेंगे. डिटेल में हम होलसेलर्स और रिटेलर्स को यहाँ पर स्टडी करेंगे एज पर योर syllabus prescription. So this is where we are going to end today's class, and we shall continue in the next class from channels of distribution, its meaning, levels, and types of intermediaries. Thank you.